Assalamu alaikum. So SEM 735 Fundamentals of Computational Chemistry, and this is our first lecture. So let's start. Before going to the details of the lecture, first of all I would like to introduce myself. So MSc मैंने किया था 2002 से 2005 तक, और उसके बाद मैं 2006 से 2008 तक इमीडिएटली टीचिंग असिस्टेंट लग गई थी. एंड देन आई हैव जॉइंड HEG रिसर्च सेंटर कंप्यूटेशनल मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट in 2008 immediately, and then I have continued this research until 2010. During my MS studies I have selected for PhD studies in Germany on protein X-ray crystallography. देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस वक्त EMBL बीम लाइन में खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ. और ये वीडियो मैंने जब बनाई थी कि जब मैं वहाँ से जो है वो वापस पाकिस्तान आ रही थी, तो ये मेरा लास्ट बीम टाइम था. तो देन जो है मैंने उस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी याद के लिए, अपने लिए, कि मैं हमेशा इसको याद रखूं कि मैंने EMBL प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी बीम लाइन में मैंने काम किया था. ये बेसिकली सिंक्रोटोन रेडिएशंस होती हैं और ये बहुत ही हाई पावर रेडिएशंस होती हैं, और यहाँ पर जो है वो आम लोगों का जाना मना होता है नॉर्मली. देन वापस आई जर्मनी से 2011 में, एंड देन फिर मैंने अपना PhD कंप्लीट किया और स्ट्रक्चर बायोलॉजी यूनिट PCMD ICCBS में, और साथ साथ जो है वो प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी यूनिट की जो है वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी वो करती रही. फ़ौरन ही फिर रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट हो गई एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन PCMD ICCBS, और 2014 तक रिसर्च ऑफिसर रही. उसके बाद मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आ गई 2015 में एज IPFP असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन जून 2018 तक मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में टीचिंग एसोसिएट रही. एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुई 2018 में, और अभी तक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर हूँ. ओके, हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे? इस कोर्स को मैंने डिवाइड किया है मुख्तलिफ पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, दूसरे पार्ट में हम मेथड्स पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की. और जब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस, देन हम हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करेंगे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी, और अगर टाइम ने इजाज़त दी और अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज़ नॉट केमिस्ट्री? जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की, तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू नैनो टेक्नोलॉजी टू डेली लाइफ टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप भी मेरी तरह एक केमिस्ट हैं. केमिस्ट्री कहाँ नहीं है. फ्रॉम नेचुरल साइंसेस टू ड्रग डिज़ाइन, ओनली आवर माइंड लिमिट्स इट्स बाउंड्री. ठीक है, हम जितना केमिस्ट्री को जितना सिर्फ सोचते हैं, हमें वहाँ केमिस्ट्री नज़र आती है, और जितना हम केमिस्ट्री नहीं सोचते या जहाँ पर हमारा ख्याल नहीं जाता, वहाँ पर हमें केमिस्ट्री नज़र नहीं आती. लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा वसी करें तो हमको वहाँ पर भी केमिस्ट्री नज़र आएगी. तो लिमिट कहाँ पर है? लिमिट सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड्स में है. हम अपने सोच का दायरा वसी करेंगे तो हमें जो ये लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स जो हैं ये
मज़ीद वास्ट होती हुई नज़र आएंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमें हर चीज़ में केमिस्ट्री नज़र आने लगती है। वॉट इट कैन नॉट डील विद, अब केमिस्ट्री ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे केमिस्ट्री डील नहीं करती, या जिसमें केमिस्ट्री को हमको स्टडी नहीं करना पड़ता, या केमिस्ट्री जिसका पार्ट नहीं है। फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू DNA, प्रोटीन्स टू मटेरियल्स एंड इवन सरफेसेस। ठीक है, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर, बल्कि मुझे स्मॉल मॉलिक्यूल से पहले नैनो पार्टिकल भी लिखना चाहिए था, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर बड़े से बड़े मॉलिक्यूल तक, मटेरियल, सरफेसेस, हर जगह डीलिंग करती हुई नज़र आती है केमिस्ट्री। ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स के पार्ट में, बल्कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो है वो इंटरएक्शन जब हम देखते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का किसी और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, मटेरियल या सरफेस का, तो वहाँ पर भी हमको केमिस्ट्री नज़र आती है। From species in vacuum to those in solvent at room temperature and to those under extreme conditions. Extreme conditions means high temperature and high pressure. ठीक है, तो अगर हम जस्ट स्पेस की बात, वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें जो सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पर, या सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, या वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी लिमिट, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पर केमिस्ट्री डील ना करती हो, जहाँ पर केमिस्ट्री जो है वहाँ इन्वॉल्व ना हो। फ्रॉम स्ट्रक्चर टू प्रॉपर्टीज टू स्पेक्ट्रा, UV, IR, रामान, NMR, एक्सरे, टू डायनामिक्स टू रिएक्टिविटी। ठीक है, हर जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। All experiments done in labs can be done in silico। अब केमिस्ट्री की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हर जगह है, तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री उससे ज़्यादा वास्ट है कि वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंट्स लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, वेट लैब में, वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो हम कंप्यूटर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री अगर वास्ट है तो उससे ज़्यादा वास्ट हमारी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की फील्ड है। सो लिमिटेड ओनली बाय कंप्यूटेशनल पावर। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो सकते हैं कंप्यूटेशनल पावर से। यानी हमारे पास कितनी कंप्यूटेशनल पावर है कोई कैलकुलेशन रन करने के लिए, कितना पावरफुल कंप्यूटर हमारे पास है और उसकी कितनी पावर है उसकी CPU की जो कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, जो किसी पावरफुल सॉफ्टवेयर को रन कर सके। तो मैंने जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा कि जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड्स में है, बिल्कुल इसी तरीके से जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की डीलिंग है या वो जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो सकती है कंप्यूटेशनल पावर से। ठीक है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की डीलिंग को या इन्वॉल्वमेंट को या उसकी इम्पोर्टेंस को जो है या उसकी वर्किंग को जो है वो ख़त्म कर सके या उसको कम कर सके। तो हम हर जगह कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है तो नॉलेज की और कंप्यूटेशनल पावर की। देन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है क्या? इट यूजेस मेथड्स ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड इनटू एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें, बहुत छोटी सी बात करें,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स हैं, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या है? थ्योरेटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है कि जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बनने को, बल्कि मॉलिक्यूल्स तो बहुत बाद में आता है, एक एटम कैसे होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, और तो एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये थ्योरेटिकल केमिस्ट्री डील करती है। और अगर हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स को यूज़ करें, मेथड्स मतलब थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल या एटम की जो एग्जिस्टेंस होती है वो डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू जो है वो बताई जाती है या कैलकुलेट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ मौजूद होंगे और शेप कैसी होगी। तो अगर हम उन मेथड्स को एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट कर दें तो फिर हमारे पास जो फील्ड वजूद में आती है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री द एडवेंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर हैज ट्रांसफॉर्म्ड द realm ऑफ what is possible to experiment with and explore। क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटिंग पावर ने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिया है। All in one definition of computational chemistry. So it is a branch of chemistry that uses equations encapsulating the behavior of matter on an atomistic scale and uses computers to solve these equations, to calculate structures and properties of molecules like gases, liquids and solids, and last but not least to explain or predict केमिकल फिनोमेना। तो अगर हम जैसे कहते हैं कि एक जुमले में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ये वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जो कि थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की इक्वेशंस के ऊपर बेस करती है, वो इक्वेशंस के जिसके अंदर पूरा एटम का बिहेवियर जो है वो इनकैप्सुलेट होता है, और फिर हम उन इक्वेशंस को कंप्यूटर्स में इनकोड कर देते हैं ताकि उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि वो ये जो स्क्वाडिंजर इक्वेशंस बहुत मशहूर ज़माना इक्वेशंस हैं और आपको पता होगी इनकी स्क्वाडिंजर इक्वेशन की हिस्ट्री क्या है और कैसे ये किसी एटम के बिहेवियर को जो है वो डील करती है। तो अगर उनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर्स का सहारा ले लें तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम किसी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकें और उसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के बाद हम एक्सप्लेन कर सकें कि कौन सा केमिकल फिनोमेना है जो हो सकता है या कौन सा केमिकल फिनोमेना होगा, प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकें क्या हुआ और प्रेडिक्ट कर सकें कि क्या हो सकता है अगर स्ट्रक्चर ये हो और प्रॉपर्टीज ये हो तो, ठीक है। सो व्हाट इट गुड फॉर, यानी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो है वो किस लिए अच्छी है। Some of the properties that can be calculated with computational chemistry are, ठीक है, किस लिए अच्छी है, यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, जिसके लिए कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू कैलकुलेट की जा सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स की भी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस होती है, जिस वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, ज्योमेट्री पे फ़र्क पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन को हम बहुत अच्छे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के साथ। नंबर 2, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम कोई मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं
3 डायमेंशंस में यूजिंग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम उस बनाए गए स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। या ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है कि उसके जितने भी क्लैशेस होते हैं जो कि हमारे बनाने के दरमियान, ड्रॉ करने के दरमियान क्लैशेस प्रोड्यूस हुए होते हैं, वो सारे क्लैशेस रिमूव हो जाते हैं और जो है वो ख़ास तौर पर जो बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो अचीव हो जाती हैं। तो ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके लिए बहुत बेस्ट है। फ्रीक्वेंसी एंड स्पेक्ट्रा कैलकुलेशंस, जैसे कि आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है, ये IR फ्रीक्वेंसी की इस वक्त बात हो रही है। तो IR फ्रिक्वेंसी या IR स्पेक्ट्रा कैलकुलेशन के लिए भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। एंड डेफिनेटली जब भी आप IR फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो उसको आप फिर IR स्पेक्ट्रा से मैच करेंगे एक्सपेरिमेंटल और अपने स्ट्रक्चर को जो है वो कंफर्म करेंगे कि हाँ जी स्ट्रक्चर जो हमने प्रेडिक्ट किया है वही स्ट्रक्चर जो है जब हम उसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस है वो वही फ्रीक्वेंसीज़ जो है उन्हीं फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रा बनाती है जो स्पेक्ट्रा जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। नंबर 4, ट्रांजिशन स्टेट्स एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं और डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं टू अचीव सक्सेसफुल रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करने के लिए भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के को कैलकुलेट करने के लिए, होमो एंड लोमो प्रेडिक्ट करने के लिए या उसके अलावा भी कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं किसी मॉलिक्यूल में और उनकी शेप क्या है और उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है स्ट्रक्चर में, वो सब भी आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी कैलकुलेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, जैसा कि इधर इथेन मॉलिक्यूल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू कि आपको पता है कि एक इथेन मॉलिक्यूल जो है उसकी भी जो है हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ कन्फर्मेशंस होती हैं और उनमें से कुछ की एनर्जी कम होती है और कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है। एंड वी नो कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। तो लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो एनर्जी है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ अ स्ट्रक्चर हैव सम एनर्जी, तो आप वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से मुराद ये है कि जितनी भी एनर्जी और जितनी भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं किसी एक स्ट्रक्चर के, आप वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमेट्री, सिमेट्री जो है जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, अभी तक तो आपने किसी न किसी कोर्स में पढ़ लिया होगा कि एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस होते हैं जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर सिमेट्रिक ग्रुप में लाई करता है या उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप होता है। तो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल या पॉइंट ग्रुप ऑफ अ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट किया जा सकता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू। मैनी अदर मॉलिक्यूलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड्स में है। अब
सवाल ये पैदा होता है कि हम एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी बहुत सारी रीज़न्स बताई हुई हैं कि हम क्यों किसी भी मॉलिक्यूल या उसकी कन्फर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर अ गिवन ज्योमेट्री, इसलिए क्योंकि हर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई एक एनर्जी की वैल्यू होती है, कम या ज़्यादा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है उसकी एक कन्फर्मेशन तो होगी नहीं, 3 डायमेंशन में उसकी एक से ज़्यादा कन्फर्मेशंस होंगी। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में जो है वो इथेन के बारे में देखा था कि इथेन की जो है, और आप सबको पता भी है कि इथेन की एक से ज़्यादा कन्फर्मेशंस होती हैं, जिनमें स्टैगर्ड जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। तो स्टैगर्ड अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम वैल्यू पे होगी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा भी था। तो इसीलिए हर ज्योमेट्री यानी हर कन्फर्मेशन से रिलेटेड किसी भी मॉलिक्यूल की एक एनर्जी होती है, तो हमको वो कैलकुलेट करनी होती है ताकि हमें पता चले कि किस कन्फर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी की वैल्यू क्या है। हाउ डज एनर्जी वेरी व्हेन ज्योमेट्री चेंजेस, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए पड़ता है कि एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है ज्योमेट्री चेंज होने से। इससे ये पता चल जाता है कि ज्योमेट्री के कन्फर्मेशन चेंज होने से वो कौन सी चेंजेस हैं जो फिजिबल हैं जिसकी वजह से एनर्जी कम हो रही है, या वो कौन सी चेंजेस हैं जो अनस्टेबल हैं जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस जो है दिखाई जा रही है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये तो खैर प्रोटीन और स्मॉल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल की डिफरेंट कन्फर्मेशंस बन रही हैं डिफरेंट एक्टिव साइट्स के ऊपर, और हर कन्फर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी की वैल्यू है। एंड डेफिनेटली व्हाट वी रिक्वायर इज़ द वैल्यू विच इज़ द लीस्ट वन, बिकॉज जो लीस्ट एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमको पूरी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस देखनी पड़ती है कि किस ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या एनर्जी है और क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन से चेंजेस फिजिबल हैं और कौन से चेंजेस अनस्टेबल हैं। विच ज्योमेट्रीज आर स्टेबल, ठीक है, ये वही बात होगी, जाहिर सी बात है कि जो फिजिबल चेंजेस होंगे उसमें ज्योमेट्री भी स्टेबल होगी। हाउ डू एटम्स रीअरेंजेस टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देन डेफिनेटली अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसके एटम्स कैसे रीअरेंज होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उनसे रिलेटेड एनर्जी क्या है। और अगर हम एक कन्फर्मेशन की बात करें प्रोटीन के ऊपर स्मॉल मॉलिक्यूल की, तो उसका मतलब ये होगा कि कैसे मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करके डिफरेंट इंटरैक्शंस जो है वो फॉर्म कर रहा है जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी की वैल्यू है। हाउ डू स्ट्रक्चर, एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज चेंज ओवर टाइम। अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट है कि हाउ डू ऑल दिस प्रॉपर्टीज चेंजेस ओवर टाइम, ये एक एडवांस ऑप्शन होता है और जो कि हमको डायनामिक्स के थ्रू जो है वो पता चलता है। नाउ what is the outcome of calculation of molecular structure and properties, and why we are calculating molecular structures and molecular properties? Because they provide new insights into the physico-chemical properties. They provide useful results compatible with experimental results. Interpret the properties of the novel developed materials, and they are also useful to design of a new molecule or different new molecules, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस इसलिए ज़रूरी हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ की, बिकॉज एक तो हमें ये पता चलता है कि क्या न्यू जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की
जो एक मॉलिक्यूल में है जबकि दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर डिफरेंट डेरिवेटिव्स की जब एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही सिमिलर डेरिवेटिव्स में कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट या एब्सेंट होती है। तो डेफिनेटली थोड़े से चेंज से जो है वो मॉलिक्यूल की, यानी जो थोड़ा सा स्मॉल स्ट्रक्चर चेंज है वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल में। तो दैट्स वाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैलकुलेशन एंड प्रॉपर्टी कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और डेफिनेटली जो ऑलरेडी अवेलेबल रिजल्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स को देखा जाता है कि उनके साथ कितनी कंपैटिबिलिटी आ रही है रिजल्ट्स में। और जब हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रोवाइडेड रिजल्ट्स में जो अगर कंपैटिबिलिटी आती है उसकी थ्योरेटिकल की, तो हम फिर कोई नया मॉलिक्यूल या नया मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम कोई नया मॉलिक्यूल या नया मटेरियल डिज़ाइन करते हैं तो फिर हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटेशनल मेडिसिनल केमिस्ट्री। हेंस अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो कि रिसेंट एडवांसेस इन डेंसिटी फंक्शनल मेथड्स में बुक में 1995 में ये सेंटेंस देखने को मिला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कोट किया है। Many experimental chemists use various kinds of spectroscopy in their research, even though they are not spectroscopists. In a similar manner, more and more scientists are applying computational techniques as another weapon in their arsenal. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। और जो है वो ऐसा वाकई में हो रहा है कि बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स में अब कंप्यूटेशनल जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही जो है वो एक कहना चाहिए कि अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो पब्लिकेशंस में देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो नेसेसरी, मतलब जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड है वो ये है कि चाहे आप इतने एक्सपर्ट भी ना हो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, लेकिन आप कंप्यूटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं अपने पेपर्स में और पब्लिकेशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा यकीनन हुआ है तभी ये कोटेशन है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी पढ़ लें, ठीक है, आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता हो, आप जब कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो आपको उसके बैकग्राउंड थ्योरी पता हो, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, जो थ्योरीज यूज़ कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता हो तो आप उन लोगों में से नहीं होंगे कि जो कि बगैर जाने किसी कंप्यूटेशनल टेक्निक को यूज़ करें। फिर आप डेफिनेटली उन लोगों में से होंगे कि जो कि जानकर और समझकर कंप्यूटेशनल टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट शुड बी लर्न इन दिस कोर्स? द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स बिहाइंड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। अब ये एक नई टर्म आपके सामने आई है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ठीक है। And this is nothing about the modeling or the drawing of 3D structure। लेकिन अब ये ड्राइंग से जो है वो कई स्टेप्स आगे की बात है, तभी इसको मॉडलिंग का नाम दिया गया है। क्योंकि हम सिर्फ ड्रॉ नहीं करते, हम उसको ऑप्टिमाइज भी करते हैं, हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल की। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। And to use different program packages designed for molecular modeling। and definitely अगर हम molecular modeling पढ़ेंगे तो molecular modeling को हम perform भी करेंगे by using different software packages। और उसमें हम देखेंगे कि हम कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम। हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं और हमारे पास जो है डिपार्टमेंट में वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं। तो यूज़ few molecular visualization और ग्राफिक्स पैकेजेस, ठीक है। और इसी तरीके से हम फ़ायदा उठाएंगे मॉलिक्यूलर विजुलाइजेशन या ग्राफिक्स पैकेजेस का।
और उन सॉफ्टवेयर्स पर भी हम पिक्चर्स बनाकर और देखेंगे, और अगर आप चाहें तो आप छोटी सी मूवी भी बना सकते हैं। नाउ कैन वी डू रिसर्च? यस ऑफ कोर्स। और वैसे तो बहुत तरह की रिसर्च हो सकती है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, लेकिन दो तरह की रिसर्च है जो कि एक्चुअली जो की जाती है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। नंबर 1 प्योर थ्योरेटिकल स्टडीज़, ठीक है, यानी कि आप कंप्लीटली थ्योरेटिकल स्टडी करें, ठीक है। लेकिन ये काम जो है वो अगर हम थ्योरेटिकल साइंटिस्ट के ऊपर ही छोड़ दें या थ्योरेटिकल केमिस्ट के ऊपर ही छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज कंप्लीट थ्योरेटिकल स्टडी इज़ क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारे लिए करना ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, कपल्ड एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये काम जो है ये हमारे लिए आसान है और ज़्यादातर साइंटिस्ट करते हुए नज़र भी आते हैं कि यू हैव सम एक्सपेरिमेंट एंड देन you want to verify those experimental results with the theoretical investigations, and after verification you can predict property of a new material or new molecule, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हो रहा है और रिसर्च में ये बहुत पॉपुलर है, ख़ासतौर पे केमिकल रिसर्च में या केमिस्ट्री बेस्ड रिसर्च में। Central theme of computational chemistry. I don't know why it is happening again and again. Central theme क्या है computational chemistry की? You know the structure. When you know the structure, you would like to know the dynamics. And when you know the dynamics, you can know the reactivity of that particular सिस्टम, ठीक है। तो आप जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि अगर आपको किसी तरह स्ट्रक्चर पता चल जाए उस मॉलिक्यूल का जिसके बारे में आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ें मालूम है लेकिन आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम, ठीक है, या स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन नहीं है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके सामने हैं, तो अगर आप स्ट्रक्चर मालूम कर लें, अगर आप स्ट्रक्चर कंफर्म कर लें तो आप उसकी डायनामिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड डायनामिक्स क्या होगी। और एक बात जहन में रखिएगा कि डायनामिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, लाइफ प्रोसेसेस में जो कुछ हो रहा है, हमारे अंदर हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसी बैक्टीरिया के बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है, या इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, all things are going through dynamics, ठीक है। कुछ भी स्टैटिक पिक्चर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ डायनामिक है। तो आपको अल्टीमेटली जो है वो डायनामिक्स कैलकुलेशन पर आना पड़ता है। पहले स्ट्रक्चर जान लें, कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लें, फिर डायनामिक्स के ऊपर आए। जब डायनामिक्स जान लें तो फिर आप उसकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फिर आप केमिकल रिएक्शंस के ऊपर या रिएक्शंस के ऊपर आकर रिएक्शंस को जो है वो वेरीफाई भी करते हैं और रिएक्शंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल थीम ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। नाउ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ठीक है। अब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के लिए मैं आपको एक पेपर भी दूंगी, और उस पेपर का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ही सिक्वेंशियल पॉइंट, सिक्वेंशियल एक वे में आपको एक बहुत अच्छी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की शुरुआत हुई और कैसे आहिस्ता 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 जो है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बिल्डअप हुई और आखिर में इसको जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया। लेकिन चीज़ें शुरू में ऐसी नहीं थी जैसे कि अब हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये हर फील्ड के साथ ऐसा ही होता है।
तो अगर हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें, मैं बहुत थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। 1927 द फर्स्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री वर डन बाय वॉल्टर हिटलर एंड फिट्स लंडन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करके देखी गई 1927 में। परहैप्स शायद ये स्टार्ट था कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का, बट इनिशियली ये सब जो है वो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री कहलाती थी। In 1940s, the solutions of elaborate wave equations for complex atomic system began to be a realizable objective. आपको पता होगा कि जो वेव इक्वेशंस हैं, और ख़ास तौर पे स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ज़ाहिर वेव इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो सिवाय डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के it is very difficult to calculate for more than diatomic molecules. बट इन 1940s जो है इन वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आने शुरू हो गए थे, या जो है वो इसको रियलाइज़ कर लिया गया था कि हम इन सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। 1950 the first semi empirical atomic orbital calculations were performed, ठीक है। देन 1950s में जो है वो हम क्वांटम लेवल के ऊपर चले जाते हैं और जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। 1951 बाय क्लेमेंस C.J. रुधान यूजेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, ठीक है। दैट इज वी ऑलरेडी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। That is nothing but the linear combination of atomic orbitals means molecular orbitals formation। तो ये जो है वो पॉसिबल हुआ 1951 में जो है theoretically। In 1956 the first ab initio Hartree-Fock method calculations on diatomic molecules were performed at MIT। The first polyatomic calculations were performed in the late 1950s, ठीक है। तो डायटोमिक एंड देन पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर 1950s के अंदर काम हुआ हार्ट्री-फोक मेथड के ऊपर। अच्छा, अभी जितने मेथड्स हैं जो आ रहे हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। एंड देन इन 1964 Huckel method calculations to determine electron energies of molecular orbitals of pi electrons in conjugated hydrocarbon systems were generated on computers at Berkeley and Oxford, ठीक है। देन फिर हम जो है वो conjugated systems के ऊपर पहुँच गए molecular orbitals पर। एंड इन the early 1970s efficient computer programs, ठीक है, यानी अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आने शुरू हुए 1970s में, और उस वक्त जो प्रोग्राम्स आए थे उनमें 18 मोल हो गया, गॉसियन हो गया, आईबी मोल हो गया एंड पॉली एटम हो गया, were used to speed up the quantum mechanical calculations of molecular orbitals of these four programs. Only Gaussian, now vastly expanded, is still in use। आप सब जानते हैं कि गॉसियन जो है वो अभी तक यूज़ हो रहा है, और ना सिर्फ यूज़ हो रहा है बल्कि अच्छा खासा एयर बाय एयर जो है इसके डिफरेंट वर्जन्स आए हैं, और अब ये काफ़ी अपग्रेडेड है, ना सिर्फ अपग्रेडेड है, लाइसेंस्ड है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डिपार्टमेंट में अब मौजूद है। At the same time, the methods of molecular mechanics such as MM240 were developed primarily by Norman Ellinger, ठीक है। देन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स के ऊपर भी काम हुआ, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी कैलकुलेशन करनी थी, और उसके लिए जो है वो ऐसी टेक्निक्स चाहिए थी या ऐसी बैकग्राउंड थ्योरी चाहिए थी कि जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को डील कर सके, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिट आ जाती है कि क्वांटम मैकेनिक्स 100 एटम से ज़्यादा फिर कैलकुलेशन करने में जो है वो आसानी होती है, और अक्सर उसमें जो है वो ग्लोबल मिनिमम अचीव भी नहीं होता। In 1970s, the term first time computational chemistry used हुई, ठीक है। Computational chemistry was used first time in the book, अब किस बुक में आई थी? Computers and their role in the physical sciences by
Sidney Fernbach and Abraham Hasselhoff, where they state, it seems therefore that computational chemistry can finally be more and more of a reality. और ये किसमें था? The Journal of Computational Chemistry was first published in 1980. ठीक है, तो बुक में फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज हुई 1970s में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की, और 80s में जो है वो फिर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के जर्नल्स आने शुरू हो गए, जिसमें से मकबूल ज़माना या मशहूर ज़माना द जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो है वो 1980 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। नोबेल प्राइज़ विनर की हम बात करते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर्स में जो है ये 3 इम्पॉर्टेंट प्राइजेज़ हैं जो कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के नाम हुए या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के काम से रिलेटेड जो है वो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ दिए गए। नंबर 1 इज़ इन 1995 3 कंप्यूटेशनल केमिस्ट Paul Crutzen, Mario Molina and F. Sherwood Rowland won the Chemistry Nobel for constructing mathematical models that use thermodynamic and chemical laws to explain how ozone forms and decomposes in the atmosphere. So ये तीनों साइंटिस्ट हैं, ये तीनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है, in 1995. Then in 1998 John Pople and Walter Kohn, बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं ये, won the Nobel Prize in Chemistry for their work on computational models in quantum chemistry and density functional theory. ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वॉल्टर कॉन एंड जॉन पॉपल। और मशहूर ज़माना जो है वो थ्योरी जो अब यूज़ हो रही है फ्रिक्वेंटली क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के लिए, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, ये इन्होंने जो है वो दे आर दी बेसिकली फाउंडर्स ऑफ DFT। 2013 माइकल लेविट, मार्टिन कार्पलस एंड A.Ray Warshall received the Nobel Prize in Chemistry for the development of multi-scale models for complex chemical system। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो मल्टी स्केल मॉडल्स के ऊपर काम किया ताकि जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी कैलकुलेशन की जा सके। तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो यानी केमिस्ट्री में जो है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हवाले से जो है वो 3 मुख्तलिफ बड़े नोबेल प्राइजेज़ जो है वो अवार्ड किए गए हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मेजर ब्रेक थ्रूज के ऊपर। नाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डाटा प्रोड्यूस्ड आर कन्वर्टेड एज विजुअल इमेज ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जब शो करना है तो वो आप कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स इन फॉर्म ऑफ अ इमेज एंड इन फॉर्म ऑफ अ वीडियो। तो वीडियो तो बहुत ही कम बनाई जाती है या बहुत ही कम उसकी बारी आती है, लेकिन ज़्यादातर इमेजेस जो हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है वो आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में देनी होती हैं, और वो भी a very good quality image। तो उसके लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें कुछ जर्नल जो है उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, तो वो जो है वो ज़्यादातर प्रोग्राम्स में सेम होते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट मॉडल आप देख रहे हैं ये स्टिक मॉडल कहलाता है, जिसमें जो एटम्स हैं वो स्टिक्स के थ्रू शो होते हैं, और कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, हर एलिमेंट का जो है अपना एक कलर है जिससे वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ग्रे फॉर कार्बन, वाइट फॉर हाइड्रोजन, ब्लू फॉर नाइट्रोजन एंड रेड फॉर ऑक्सीजन, और उसके अलावा फिर हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर कलर है। ये जो सेकंड मॉडल आप देख रहे हैं ये बॉल एंड स्टिक मॉडल कहलाता है। इसकी वजह ये है कि ये ना सिर्फ स्टिक्स होती हैं बल्कि ख़ास तौर पर जहाँ पर एटम की पोजीशन होती है वहाँ पर एक बॉल होती है। ठीक है, ये आप इजीली इसको देख सकते होंगे, इट इज़ अ बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये जो थर्ड मॉडल आपके सामने है ये स्पेस फिलिंग मॉडल कहलाता है।
ठीक है। और इसमें जो है वो पूरी जो स्पेस कवर होती है किसी भी मॉलिक्यूल की एटम्स के थ्रू, वो पूरी की पूरी स्पेस को पिक्चराइज किया जाता है। जब ये हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो यही 3 ऊपर के फॉर्मेट्स हैं जो कि ज़्यादातर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जबकि अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में 2 फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 1 इट इज़ अ रिबन फॉर्मेट, जो आपके सामने है ये नंबर 4 के ऊपर, दिस वन, ये रिबन फॉर्मेट कहलाता है, जिसमें अल्फ़ा हेलिक्सेस जो हैं वो रिबन्स की फॉर्म में होते हैं और जो बीटा शीट्स होते हैं वो एरोज़ की फॉर्म में होते हैं। जबकि ये जो 5th इमेज आपके सामने है एनिमेशन, ये कार्टून फॉर्म कहलाती है और इसमें जो बीटा शीट्स होती हैं वो तो एज़ इट इज़ वही अपना एरोज़ फॉर्म में होती हैं जैसे कि रिबन फॉर्मेट में नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि जो इसमें अल्फ़ा हेलिक्सेस होते हैं ये थोड़े से जो हैं वो कहना चाहिए कि अच्छी डेंसिटी में होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिबन फॉर्मेट। इसको हम कार्टून फॉर्मेट कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, और जब हम विजुअलाइजेशन प्रोग्राम्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप ये सब चीज़ें देखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि हर एलिमेंट का अपना एक कलर कोड होता है, ठीक है। एंड देन फिर डिफरेंट प्रोटीन्स या बिग मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अपने एक फॉर्मेट्स होते हैं अल्फ़ा हेलिसेस और बीटा शीट्स के लिए। नाउ अब ये लेक्चर मैं यहाँ पर एंड करती हूँ कंप्यूटेशनल मेथड्स के ऊपर, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटेशनल मेथड्स की डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। 1 बाय 1 हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही बता दिया था कि मैंने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स CHM 735 को डिवाइड किया है इंट्रोडक्शन में, मेथड्स में, एप्लीकेशंस एंड देन हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। तो इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स के ऊपर बात करेंगे और मेथड्स के बाद हम एप्लीकेशंस एंड हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के ऊपर आएंगे। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट थ्योरी, क्लासिकल मेथड एंड क्वांटम केमिस्ट्री मेथड। क्लासिकल मेथड यूज न्यूटन मैकेनिक्स टू मॉडल मॉलिक्यूलर सिस्टम्स लाइक मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स एंड मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, ठीक है। एक बात याद रखें कि जो क्लासिकल मेथड्स हैं ये न्यूटन मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल प्लस बिगर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों पर अप्लाई किए जा सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन सेवरल अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम केमिस्ट्री मेथड्स हैं विच मेक यूज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू मॉडल द मॉलिक्यूलर सिस्टम, ये जो मेथड्स है ना ये आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस मेथड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टू सॉल्व स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। एंड स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस सॉल्व करने के फिर 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, एब इनिशियो है, सेमी एम्पिरिकल है या DFT है। लेकिन अब जो यूज़ हो रहा है ज़्यादातर वो DFT मेथड है या फिर हार्ट्री-फोक मेथड है। तो हम इंशाल्लाह मेथड्स में इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। एंड मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ इस कोट के साथ, that the 20th century gave rise to theoretical and computational chemistry, now one of the fastest growing fields of chemical study. None of this growth and discovery would have been possible without the work of visionary chemists, who saw that the future of chemistry had to include both traditional laboratory exploration and new virtual exploration through the power of high performance computers and advanced computer modeling.